कि क्या मोदी जी की ये एक चाल है, एक मास्टर स्ट्रोक है इंडिया गठबंधन में फूट डालने का। मुझे लगता है अगर ऐसा कुछ है, क्योंकि इंडिया गठबंधन में कांग्रेस है जो ये बिल लेके आई थी जिसमें ओबीसी का नहीं था, और उसके साथ तमाम ओबीसी पार्टीज, आरजेडी है, एसपी है और बाकी पार्टीज हैं जो ये मांग कर रही थी कि इसमें ओबीसी का आरक्षण होना चाहिए। यानी मोटी बात यह कि जब से ये विधेयक आया है, जब से इस विधेयक की चर्चा शुरू हुई है, असली जो इस पर बवाल है वो ये है कि इसमें ओबीसी महिलाओं के रिजर्वेशन का प्रावधान नहीं है। मुसलमानों ने भी मांग की थी, लेकिन कौन सुनता है, मुस्लिम पुरुष ही कितने हैं संसद में जो महिलाओं की बात कोई सुने। नमस्कार, टीसीएच पर आपका स्वागत है। अचानक से चर्चा शुरू हो गई महिला आरक्षण विधेयक की संसद के अंदर। जब संसद का ये स्पेशल सेशन होने वाला था तो एक से एक अटकलें लगाई जा रही थी। कोई कह रहा था कि भारत और इंडिया वाला जो विवाद है तो इंडिया का नाम बदल के भारत किया जाएगा, कोई कह रहा था कि वन नेशन वन इलेक्शन की बात होगी, वगैरह वगैरह वगैरह। फाइनली जो बात आ रही है अभी तक कि इस संसद में शायद महिला आरक्षण बिल जो बरसों से अटका हुआ है उसको पास किया जाएगा। दरअसल हुआ क्या कि प्रहलाद पटेल ने कल एक ट्वीट किया और ट्वीट बाद में डिलीट कर दिया, लेकिन इसके बावजूद बहुत जगहों से खबरें आई तो हम भी मान के चल रहे हैं कि शायद महिला आरक्षण विधेयक को लेकर सरकार सीरियस हो। हालांकि भारतीय जनता पार्टी जो है उसके अंदर ऐसे तत्व हमेशा प्रधानता से रहे हैं जिन्होंने महिला आरक्षण बिल को समर्थन नहीं दिया है। आज सुबह ट्विटर पे अमित मालवीय के ट्वीट्स का पूरा सिलसिला चल रहा था जिनमें वो महिला आरक्षण का विरोध करते हुए दिखाई दे रहे थे। और आप जानते हैं कि अमित मालवीय एक जिम्मेदार पद में हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के हेड हैं। इसके अलावा एक क्लिपिंग है जिसमें उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री आदित्यनाथ, जो उस समय संसद सदस्य थे गोरखपुर से, वो महिला आरक्षण बिल का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि महिला आरक्षण बिल पे एक टिप्पणी करते हुए नजर आ रहे हैं। सुनिए वो टिप्पणी। इस चीज को कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता और इसलिए हम लोगों ने कह दिया है कि पार्टी पहले अपने स्तर पर इस पर चर्चा करे। संसद में चर्चा होने से पहले पार्टियों को अपने स्तर पर इसको, पार्टी में अगर आंतरिक लोकतंत्र है तो जनप्रतिनिधियों की बातों को सुना जाए, उनके तथ्यों पर गौर किया जाए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जिन स्थितियों में और जिन परिस्थितियों में विधेयक आया है, इस संसद के 99% सदस्य इसके विरोध में हैं। अब जब महिला आरक्षण बिल का शोर शुरू हुआ तो कांग्रेस ने कहा कि ये तो हमारा बिल था। ये ठीक बात है, राज्यसभा में कांग्रेस ने ये बिल पास करवाया था। उसके बाद भी राहुल गांधी ने 2017-18 में एक पत्र लिखा था बाकायदा महिला आरक्षण बिल को दोबारा से लागू करने के लिए। यह सारा कुछ चलता रहा था, लेकिन लंबे समय तक, या कहिए लगभग 2 दशक से, यह बिल अटका पड़ा हुआ है। नरेंद्र मोदी जब चुनाव लड़ रहे थे 2014 में, तो 2014 में जो भाजपा का घोषणा पत्र था उसमें बाकायदा महिला आरक्षण बिल का जिक्र था। यह वादा था कि महिला आरक्षण बिल लाया जाएगा, लेकिन 2014 से 2019 बीत गया, नहीं लाया गया। 2019 से 2023 आ गया, अब यह आखिरी साल है, इसके बाद अगले साल फिर चुनाव होना है, अभी तक यह बिल नहीं लाया गया। अब अचानक यह शोर मचा है कि यह बिल लाया जाएगा। देखना होगा कि वाकई यह बिल लाया जाता है कि नहीं लाया जाता है, और लाया जाता है तो क्या जो बिल राज्यसभा में पास हुआ था वही बिल एज इट इज लोकसभा में लाके पास कराया जाएगा। मैं कानून विशेषज्ञ नहीं हूं, यह संविधान और कानून के विशेषज्ञ ही बता सकते हैं कि एक बार जब संसद भंग हो गई तो क्या उस लोकसभा में, जो लोकसभा भंग हो चुकी है, जो राज्यसभा संसद जो भंग हो चुकी है, उस भंग संसद में पास किसी एक सदन से जो कोई पास बिल है वो अब दूसरे सदन में पास कराया जा सकता है कि नहीं कराया जा सकता है, ये देखने वाली बात होगी। आज जब सोनिया गांधी संसद में जा रही थी, उनसे इस बिल के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा ये तो हमारा बिल है, उन्होंने कहा आर बिल। हालांकि महिलाओं को लेकर बात बहुत होती है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस, जिसको आजकल हम लोग आरएस संघ कह रहे हैं, तो आरएस संघ को बने हुए
100 साल के आसपास हो गए, अगले साल 100 साल पूरे हो जाएंगे, लेकिन आज तक संघ के उच्चतम पद पर कोई महिला न पहुंची है, ना फिलहाल किसी के पहुंचने की कोई संभावना है। भारतीय जनता पार्टी या जनसंघ को ले लीजिए या हिंदू महासभा को ले लीजिए, ये तीन जो दक्षिणपंथी पार्टियां रही हैं जो चुनाव लड़ती रही हैं, हिंदू महासभा तो सीधे सीधे आरएसएस से नहीं जुड़ी हुई थी, सावरकर की पार्टी थी वो, लेकिन उसके बाद जो जनसंघ बनी और फिर भारतीय जनता पार्टी बनी, ये दोनों पार्टियां आरएसएस से जुड़ी हुई थी। इन दोनों में कभी भी कोई महिला अध्यक्ष नहीं रहा है। भारतीय जनता पार्टी को अगर छोड़ भी दें तो सबसे प्रगतिशील जो पार्टियां मानी जाती हैं कम्युनिस्ट पार्टियां, कम्युनिस्ट पार्टियों में भी कभी कोई महिला अध्यक्ष फिलहाल देखने को नहीं मिली है। इसके अलावा भी ढेर सारी ऐसी पार्टियां हैं जिन पार्टियों पे बात किया जा सकता है। कांग्रेस के अंदर आजादी के पहले तो 3 या 4 महिला अध्यक्ष थी, लेकिन आजादी के बाद श्रीमती सोनिया गांधी के अलावा कोई महिला अध्यक्ष नहीं बनी। क्षेत्रीय पार्टियों की बात ले लें, एक तरफ तो ममता बनर्जी की पार्टी या अन्ना द्रमुक जैसी पार्टी है जो महिला प्रमुखी पार्टी थी, जिसकी प्रमुख महिलाएं थी। टीएमसी तो ममता जी ने ही बनाई है, या फिर बसपा ले लें जिसमें काशीराम के बाद से लगातार मायावती जी अध्यक्ष हैं। अगर ऐसी एक आध पार्टियों को छोड़ दें तो जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उन पार्टियों में भी हमने कभी नहीं देखा है कि कोई महिला अध्यक्ष हो। यानी जो रिप्रेजेंटेशन का मामला है महिलाओं के, ये फिलहाल संसद में क्या होगा वो देखा जाएगा, लेकिन भारतीय राजनीति में आप देखते हैं कि महिला सदस्यों की संख्या लोकसभा राज्यसभा में लगातार घटती ही गई है। यूपी के इलेक्शन में कांग्रेस ने नारा दिया था लड़की है तो लड़ सकती है, काफी सारा रिजर्वेशन भी दिया था, ज्यादातर महिलाएं चुनाव हार गईं, लेकिन उसके बाद जो इलेक्शंस हुए हैं उनमें आपने देखा है कि महिलाओं का वैसा रिप्रेजेंटेशन नहीं देखा गया है। फिलहाल जिस विधेयक की बात चल रही है, कांग्रेस ने संविधान का ये 108वां संशोधन विधेयक 2008 में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए सभी सीटों में 1/3 आरक्षण का प्रावधान करने के लिए किया गया था। अब ये जो रिजर्व सीटें हैं वो संसद एक ऑफिसर नियुक्त करेगा या प्राधिकारी नियुक्त करेगा, जो अलग अलग जगहों पर आवंटन करेगा कि कौन सी सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व हों। लोकसभा और विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कुल संख्या की 1/3 होगी और ये सीटें रोटेशन में होंगी और ये सीटें 15 साल के लिए रिजर्व होंगी। फिलहाल ये मामला है। इस मामले पे विवाद जो खड़ा हुआ था वो ओबीसी मुद्दे को लेकर खड़ा हुआ था। ओबीसी सांसदों ने यह सवाल उठाया था, ओबीसी नेताओं ने यह सवाल उठाया था कि इसके अंदर जैसे पंचायतों में ओबीसी महिलाओं के लिए रिजर्वेशन है, इसके अंदर महिलाओं के लिए रिजर्वेशन क्यों नहीं है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए चलिए थोड़ा सा इतिहास समझ लेते हैं कि आखिर यह बिल आया कैसे, इसका इतिहास क्या है और अभी तक कहां पहुंचा है। असल में राजनीति में महिलाओं का अधिक से अधिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने से संबंधित मुद्दों पर आजादी के पहले और संविधान सभा में भी काफी बात हुई थी। हिंदू कोड बिल आप जानते हैं, हिंदू कोड बिल जब आया था तो महिलाओं की स्थिति पर ध्यान देना या समाज के अंदर महिलाओं की स्थिति पर ध्यान देना इसमें बहुत महत्वपूर्ण था। आप जानते हैं कि गांधी जी जब आते हैं कांग्रेस के अंदर और एक्टिव होते हैं तो बहुत सारी महिलाएं इस आंदोलन से जुड़ती हैं और कांग्रेस में 1917 में एनी बेसेंट को अध्यक्ष बनाया जाता है, उसके बाद सरोजनी नायडू को अध्यक्ष बनाया जाता है, उसके बाद भी कुछ महिलाओं को अध्यक्ष बनाया गया था। लेकिन अध्यक्ष बनने के बावजूद जिस तरह का रिप्रेजेंटेशन महिलाओं का होना चाहिए था वो नहीं था। तो जैसे जैसे दुनिया में ये बहस चली महिलाओं के अधिकार की, महिला अधिकार आंदोलन बढ़े, वैसे वैसे भारत में भी इस मुद्दे पर बातचीत शुरू हुई और 1970s में ही आप देखते हैं कि इस पर बहस शुरू होती है अच्छे से। असल में 1971 में अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष जब शुरू होता है तो महिलाओं की स्थिति पर एक रिपोर्ट मांगा गया संयुक्त राष्ट्र से। इस रिपोर्ट को बनाने के लिए केंद्रीय शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय ने भारत में महिलाओं की स्थिति पर एक समिति बनाई जिसको CSWI कहते हैं। इसमें उन तमाम सारे प्रावधान जो कानूनी प्रावधान थे, संवैधानिक प्रावधान थे, उनका महिलाओं की शिक्षा, सामाजिक स्थिति और रोजगार पर क्या प्रभाव पड़ता है इसकी जांच होनी थी। समिति ने एक रिपोर्ट बनाई जिसको कहते हैं टुवर्ड्स इक्वालिटी। इसमें कहा गया कि भारतीय राज्य जो है, इंडियन स्टेट जो है, वो महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन देने का उसका जो संवैधानिक जिम्मेदारी है उसकी, उसमें वो
असफल रहा है। इसके बाद कई राज्यों ने स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण की घोषणा शुरू कर दी, पंचायतों में, नगरपालिकाओं वगैरह में। 1987 में एक बड़ा कदम उठाया गया जब राजीव गांधी की सरकार थी। उन्होंने तत्कालीन केंद्रीय मंत्री मार्गरेट अल्वा के तहत एक 14 सदस्यों की समिति का गठन किया। उसने अगले साल 1988-2000 में एक रिपोर्ट पेश की। इस रिपोर्ट में 353 सिफारिशें की गई थी, जिसमें से एक था कि जो निर्वाचित निकाय हैं, जहां इलेक्शन होते हैं, नगरपालिकाओं में, महानगरपालिकाओं में, ग्राम पंचायतों में, वहां पर महिलाओं को रिजर्वेशन दिया जाए। इन्हीं सिफारिशों के चलते संविधान का 73वां और फिर 74वां संशोधन अधिनियम हुआ, जो पीवी नरसिम्हा राव के प्रधानमंत्री रहते हुए हुआ था। इसमें पंचायती राज संस्थाओं और पंचायती राज संस्थानों के सभी स्तरों पर अध्यक्ष के कार्यालयों में महिलाओं के लिए 1/3 सीटों को रिजर्व किया गया, यानी शहरी निकाय जो होंगे और स्थानीय निकाय जो होंगे, वहां जो अध्यक्ष बनेंगी उसमें 1/3 महिलाएं होंगी, 1/3। कई राज्यों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के कोटे में, उस कोटे के भीतर ही महिलाओं के लिए सीटें रिजर्व की गई। पहला आरक्षण, महिला आरक्षण जो विधेयक था, वो देवगौड़ा लेके आए थे। 12 सितंबर 1996, 12 सितंबर 1996 को प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा की सरकार ने संविधान में 81वां संशोधन विधेयक पास किया, जिसमें संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें रिजर्व करने की बात हुई। विधेयक का आमतौर पर सभी पार्टियों ने समर्थन किया और कई सांसदों ने इसको सर्वसम्मति से, कंसेंसस से पास कराने की मांग की। लेकिन वही जो मैंने पहले आपको बताया कि खास तौर पर ओबीसी से जुड़े हुए जो लोग थे, ओबीसी समुदाय से जो सांसद थे, उन्होंने विधेयक का विरोध किया और यह कहा कि इसमें बदलाव होना चाहिए, महिलाओं के आरक्षण में ओबीसी महिलाओं को अलग से रिजर्वेशन मिलना चाहिए। देखें तो उनकी बात गौर करने वाली थी। महिलाएं भी, सारी महिलाएं एक सी नहीं होती हैं, महिलाओं की भी जाति होती है, महिलाओं में भी जातिवाद होता है, महिलाओं में भी जाति के आधार पर भेदभाव होता है। तो जो दलित और पिछड़ी महिलाएं होंगी वो निश्चित रूप से बाकी महिलाओं से ज्यादा पिछड़ी हुई होंगी। तो जो ओबीसी विधायक थे, ओबीसी सांसद थे, वो लगातार मांग कर रहे थे कि इसमें ओबीसी लोगों के लिए अलग से आरक्षण दिया जाए। उस समय खजुराहो से सांसद थी बीजेपी की उमा भारती। उन्होंने कहा कि मेरी मांग है कि पंचायती राज व्यवस्था की तरह इसमें भी पिछड़ी जाति की महिलाओं को शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि पिछड़ी जाति की महिलाओं को सबसे अधिक परेशानी होती है। प्रधानमंत्री भी इस बात पर सहमत थे और उन्होंने कहा कि सांसदों द्वारा उठाए गए कुछ मुद्दों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और संसद में उन्होंने कहा कि वह उसी दिन सभी दलों के नेताओं की एक बैठक बुलाएंगे। असल में देवगौड़ा की जो संयुक्त मोर्चा गठबंधन थी, आपको याद होगा, उसमें जनता दल था, उसमें मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी थी और ये ऐसी पार्टियां थी जिनका जो आधार था वो बेसिकली ओबीसी वर्ग में था। तो जाहिर तौर पे ओबीसी के पक्ष की जो बातें थी वो उनको करनी ही थी। इस विधेयक को सीपीआई की एक बहुत सीनियर लीडर थी गीता मुखर्जी, आजादी की लड़ाई में भी वो शामिल थी, महिला अधिकारों की चैंपियन मानी जाती हैं, उनकी अध्यक्षता वाली चयन समिति को भेजा गया था। लोकसभा से 21 और राज्यसभा से 10 मेंबर थे इस कमेटी में, जिसमें शरद पवार थे, नीतीश कुमार थे, ममता बनर्जी जी, उमा भारती और दिवंगत सुषमा स्वराज जैसे तमाम सारे दिग्गज थे। इस पैनल ने कहा कि इसमें जो रिजर्वेशन है वो SC/ST कोटा को मिलता है, लेकिन ओबीसी महिलाओं को ऐसा कोई लाभ नहीं मिलता है। इसलिए इसने सिफारिश की कि सरकार उचित समय पर ओबीसी के लिए भी आरक्षण बढ़ाने की पहल कर सकती है या सरकार को ऐसी पहल करनी चाहिए जिससे ओबीसी की महिलाएं जो हैं, अदर बैकवर्ड कास्ट की महिलाएं हैं, उनको भी आरक्षण का लाभ मिल सके। 9 दिसंबर 1996 को, 9 दिसंबर 1996 को दोनों सदनों में यह विधेयक पेश किया गया, लेकिन तब तक सरकार के समझ में आ गया था कि इसको अगर परसू किया गया
तो जो ओबीसी सांसद हैं या ओबीसी पार्टीज हैं वो इतना विरोध करेंगे कि सरकार गिर भी सकती है, तो बहुत ध्यान उसको दिया नहीं गया। आप इससे अंदाज लगा सकते हैं कि इसको तब पेश किया गया था जब संसद का आखिरी दिन था। 20 दिसंबर 1996 को गीता मुखर्जी ने लोकसभा में कहा था कि आज संसद के शीतकालीन सत्र का आखिरी दिन है, सरकार को यह स्पष्ट समझ के साथ सामने आना चाहिए कि वह विधेयक के साथ क्या करने जा रहे हैं। बहुत सीधी सी बात है कि जिस विधेयक पर केवल चर्चा करा के रह जाना होता है, जिसको पास नहीं कराना होता है, उसको बिल्कुल आखिरी टाइम पे पेश किया जाता है, और यही काम देवगौड़ा की सरकार ने भी किया। वो दौर था, सरकारें आ रही थी जा रही थी, इसके बाद देवगौड़ा जी की सरकार चली गई, फिर गुजराल साहब की सरकार आई। गुजराल साहब थोड़े ही दिन तक रहे, उन्होंने भी कोशिश की कि इस पर आम सहमति बन जाए, लेकिन कहीं कोई खास बात हुई नहीं। 16 मई 1997 यानी 16 में 1997 को जब विधेयक दोबारा संसद में आया तो ओबीसी सांसदों ने इसका फिर से विरोध किया। उस समय नीतीश और जॉर्ज फर्नांडीज ने मिलकर समता पार्टी बनाई थी। उन्होंने कहा कि आज 39 महिला सदस्य, जो उस समय संसद के अंदर महिला सदस्य थी, 39 उनका नंबर था, 39, तो उन्होंने कहा कि आज संसद के अंदर केवल 39 महिलाएं हैं, जिसमें केवल 4 ओबीसी हैं, जबकि महिलाओं की आबादी 50% है। तो अगर आरक्षण नहीं दिया जाएगा तो जो महिला आरक्षण से भी सांसद आएंगी, उनमें ओबीसी की संख्या बहुत कम होगी, ये उनका तर्क था। और इस तर्क के बाद बहुत ज्यादा बहस आगे बढ़ी नहीं और संसद अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई। जब मानसून सत्र में दोबारा संसद बैठी 13 अगस्त 1997 को, तो गुजराल ने एक बयान दिया। उस बयान का मतलब ये था कि कम्युनिस्टों को छोड़ के हर पार्टी में इस बात पर विभाजन है कि महिला आरक्षण इस रूप में आए या ना आए, यानी कुल मिलाजुला के आप समझिए कि इसको छोड़ दिया गया। फिर 28 नवंबर 1997 को कांग्रेस ने अपना समर्थन वापस ले लिया, गुजराल सरकार भी गिर गई और लोकसभा भंग हो गई। और लोकसभा भंग होने के साथ साथ महिला आरक्षण विधेयक का जो ये पहला दौर था वो खत्म हो गया। इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी साहब सत्ता में आए। अटल बिहारी वाजपेयी साहब 12 जुलाई 1998 को भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं और ममता बनर्जी, जो पहले कांग्रेस में थी, अब कांग्रेस से अलग होकर उन्होंने तृणमूल कांग्रेस बना ली थी और वो एनडीए में शामिल हो गई थी। तो ममता बनर्जी ने और भाजपा की नेता सुमित्रा महाजन, जो बाद में लोकसभा की अध्यक्ष भी रही, इन लोगों ने मांग किया कि महिला आरक्षण का बिल पेश किया जाए। 20 जुलाई को यह बिल फिर से पेश किया गया। इस बार संसद का माहौल बहुत हंगामी हो गया। आरजेडी के सांसद थे सुरेश प्रकाश यादव, उन्होंने बिल उनके हाथ से छीन लिया और वो और उन्हीं की पार्टी के अजित कुमार मेहता ने जितनी प्रतियां थीं बिल की सब उठा ली और उनको फाड़ के फेंक दिया। लालू जी ने और मुलायम जी ने उनके इस कृत्य का बचाव किया। तर्क उनका बहुत क्लियर था कि भाई ओबीसी सांसदों के लिए आप प्रावधान इसमें क्यों नहीं कर रहे हैं? जब एससी एसटी के लिए रिजर्वेशन है तो ओबीसी के लिए इसमें रिजर्वेशन क्यों नहीं किया जा रहा है? यहां तक कि भाजपा के भी जो ओबीसी सांसद थे उन्होंने भी इस विधेयक का विरोध किया। एक नई बात यह हुई कि मुस्लिम लीग के आईयूएमएल के जीएम बनातवाला और बसपा के बीएसपी के इलियास आजमी ने यह बात की कि जब दलितों की बात हो गई, जब ओबीसी की बात हो गई, जब एसटी की बात हो गई, तो मुस्लिम महिलाओं का तो संसद के अंदर बिल्कुल प्रतिनिधित्व नहीं है, उनका प्रतिनिधित्व का मामला इसमें शामिल क्यों नहीं किया जाता है? यह सवाल भी बहुत गौरतलब था कि अगर महिलाओं के लिए आरक्षण बिल आ रहा है, उसमें सबकी बात है, एससी एसटी की तो पहले से थी, ओबीसी के लिए सारे लोग दबाव बना रहे हैं, तो मुस्लिम महिलाओं के लिए बात क्यों नहीं की जा रही है? क्योंकि यह तो एक तथ्य है कि भारतीय संसद में मुस्लिम महिलाओं का प्रतिनिधित्व लगभग 0 के आसपास रहा है। बहुत कम महिलाएं लोकसभा में या राज्यसभा में पहुंच पाती हैं। 1998 में और हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। सपा के एक मेंबर थे दरोगा प्रसाद सरोज, वो अध्यक्ष की मेज तक जाने लगे और ममता बनर्जी ने उनका कॉलर पकड़ लिया। ममता बनर्जी इस पक्ष में थी कि बिल पेश किया जाए, दरोगा प्रसाद सरोज जो थे वो उसका विरोध कर रहे थे और तनातनी इतनी बढ़ी कि आप समझिए संसद के अंदर ममता बनर्जी ने उनका कॉलर पकड़ लिया था। अप्रैल 99 में जयललिता ने वाजपेयी सरकार से समर्थन वापस ले लिया और संसद में विश्वास मत में सरकार 1 वोट से गिर गई, तो यह विधेयक फिर से निरस्त हो गया। 1999 के चुनाव के बाद वाजपेयी जी फिर प्रधानमंत्री के रूप में लौटे और विधेयक पेश करने की मांग फिर से हुई। तो
तो 23 दिसंबर 1999 को संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान कानून मंत्री जो उस समय के थे राम जेठमलानी, वो शोर शराबे के बीच उन्होंने महिलाओं को आरक्षण देने के लिए संविधान का 85वां संशोधन विधेयक पेश किया। इस समय मुलायम जो थे समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह जी और आरजेडी के रघुवंश प्रसाद सिंह जी समेत तमाम सारे सदस्य जो थे उन्होंने फिर से विरोध किया और इसको अवैध बताया। यानी जो सारा विरोध चल रहा था लगातार वो ओबीसी को शामिल करने के मसले को लेकर चल रहा था और पता नहीं क्या बात थी कि ओबीसी के मसले को उसमें कोई शामिल नहीं कर रहा था। अप्रैल 2000 में चुनाव आयोग ने जो पॉलिटिकल पार्टीज थी उनसे महिला आरक्षण पर उनकी राय पूछी। 7 मार्च 2003 को प्रधानमंत्री वाजपेयी ने एक सर्वदलीय बैठक बुलाई और आम सहमति बनाने का प्रयास किया, लेकिन आम सहमति बनी नहीं और 2004 में हम देखते हैं कि एनडीए भी सत्ता से चली जाती है, यानी एक बार और वो बिल लैप्स कर गया। अब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बनते हैं, यूपीए की सरकार बनती है जिसको समर्थन कर रहे थे कम्युनिस्ट, और कम्युनिस्ट तो बिल्कुल समर्थक थे महिला आरक्षण बिल के। 22 अगस्त 2005 को सोनिया गांधी ने यूपीए के अंदर महिला आरक्षण विधेयक पर आम सहमति बनाने के लिए एक बैठक बुलाई जिसमें यूपीए के सारे घटक दलों और वामपंथी दलों ने भाग लिया। वामपंथी दल यूपीए के हिस्सा नहीं थे, बाहर से समर्थन दे रहे थे। 2 दिन बाद पीएम मनमोहन सिंह थे उस समय के, उन्होंने एनडीए और दूसरे जो पार्टीज थी, विपक्ष की जो पार्टीज थी, उनसे मुलाकात की और महिला आरक्षण विधेयक से संबंधित 3 प्रस्तावों पर विचार किया गया। पहली बात तो यही थी कि महिलाओं के लिए 33% सीटों का जो आरक्षण प्रदान करने वाला विधेयक था उसको दोबारा पेश किया जाए। दूसरी एक मजेदार बात थी कि महिलाओं के लिए 1/3 सीट तो आरक्षित किया जाएगा, लेकिन टोटल नंबर ऑफ सीट्स बढ़ा दिया जाएगा ताकि अनारक्षित जो सीटें हैं, जो नॉन रिजर्व सीटें हैं, उनकी वास्तविक संख्या में कमी नहीं हो। जैसे मान लीजिए कि 500 टोटल जो हैं अभी सांसद चुने जाते हैं लोकसभा में, तो इसको 1/3 बढ़ा दीजिए, इसको बढ़ा के आप लगभग 675 कर दीजिए और 175 जो 33% है उसको रिजर्व कर दीजिए, यानी 500 जो पहले से सीटें हैं वो भी संसद में बनी रहें और 175 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व हो, यानी ये कुल जो संख्या थी, संसद में सदस्यों की कुल संख्या थी, उसको बढ़ाने की बात कर रहा था। और तीसरी बात थी कि इसमें एमएस गिल एक फार्मूला था, इस फार्मूले को लागू करने की बात थी। ये चुनाव आयोग का प्रस्ताव था जिसमें राजनीतिक जो दल थे उनसे कहा जाए कि अपने अपने यहां एक परसेंटेज फिक्स करें, एक मिनिमम परसेंटेज फिक्स करें जिन महिलाओं को चुनाव लड़वाना जरूरी हो। यानी एक तरफ तो संसद के अंदर आरक्षण हो और दूसरी तरफ हर पार्टी, मान लीजिए 30% वो नंबर तय होता है, तो हर पार्टी अपने यहां 30% सीट जो है वो महिलाओं के लिए रिजर्व करे। जब वो टिकट बांटे तो 30% टिकट जो है वो महिलाओं को दे। ये 3 प्रस्ताव मैंने आपको बताया। पहला कि 1/3 सीटें रिजर्व हो, दूसरा टोटल नंबर ऑफ सीट्स बढ़ा दिया जाए और तीसरा कि पार्टियों से यह कहा जाए कि वो पार्टियां अपनी ही जो टिकट दे रही हैं उस टिकट में रिजर्वेशन करें 30%। इन सब पे बात हुई और फिर 6 मई 2008 को यूपीए सरकार ने राज्यसभा में 108वां संशोधन विधेयक जो संविधान का था उसको पेश किया। इस विधेयक में लोकसभा और राज्य विधानसभा में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित करने की बात थी, जिसमें एससी और एसटी के लिए आरक्षित 1/3 सीटें भी शामिल थी। इसको स्थायी समिति को भेजा गया और स्थायी समिति ने 17 दिसंबर 2009 को अपनी रिपोर्ट दी और मनमोहन सिंह की जो कैबिनेट थी उसने 25 फरवरी 2010 को इस विधेयक को मंजूरी दे दी। 9 मार्च को यह विधेयक राज्यसभा के अंदर पास हो गया, लेकिन यूपीए और कैबिनेट के अंदर इसको लेकर सहमति नहीं, मतभेद थे। और इन मतभेदों के कारण आप ये समझिए कि जो विधेयक राज्यसभा में पास हो चुका था वो विधेयक लोकसभा में आया ही नहीं। फिर सरकार का समय पूरा हो गया और यह विधेयक फिर से लैप्स कर गया। इसी बीच में मई 2013 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने महिलाओं की स्थिति पर एक समिति का गठन किया था जिसने सिफारिश की थी कि स्थानीय निकायों, राज्य विधानसभाओं, संसद और मंत्रिमंडल के स्तर पे और यहां तक कि सरकार के सभी निर्णय लेने वाले जो निकाय हैं उनमें महिलाओं के लिए सीटों का कम से कम 50% आरक्षण किया जाए। अब सरकार चली गई तो राज्यसभा में पास विधेयक भी चला गया और साथ में ये जो प्रस्ताव 50% का 33% तो हो नहीं पा रहा था, 50% का प्रस्ताव कहां से लागू होता। यानी मोटी बात यह कि जब से ये विधेयक आया है
जब से इस विधेयक की चर्चा शुरू हुई है, असली जो इस पर बवाल है वो ये है कि इसमें ओबीसी महिलाओं के रिजर्वेशन का प्रावधान नहीं है। मुसलमानों ने भी मांग की थी, लेकिन कौन सुनता है, मुस्लिम पुरुष ही कितने हैं संसद में जो महिलाओं की बात कोई सुने। तो मुस्लिम वाली बात तो बहुत नहीं चली, लेकिन ओबीसी महिलाओं के रिजर्वेशन को लेकर एक बहस रही। देश भर की जो ओबीसी पार्टीज हैं, ओबीसी बेस्ड पार्टीज हैं, और खास तौर पे जो ओबीसी सांसद हैं और गैर ओबीसी सांसद भी इस बात की मांग करते रहे कि इसमें ओबीसी महिलाओं के लिए भी आरक्षण होना चाहिए। जिस तरह एससी और एसटी महिलाओं के लिए है, उसी तरह ओबीसी महिलाओं के आरक्षण की भी बात होना चाहिए। मैंने आपको बताया कि भाजपा का जो 2014 का घोषणा पत्र या संकल्प पत्र था, उसमें इसका जिक्र था। हालांकि यह नहीं बताया गया था कि इसमें ओबीसी को आरक्षण दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, लेकिन महिला आरक्षण विधेयक को पेश करने की बात थी। 2014 के बाद 2023 यानी लगभग 9 साल बाद एक बार दोबारा चर्चा शुरू हुई है कि इस बिल को पेश किया जाएगा। सवाल जो बनते हैं वो 3 सवाल हैं। पहली बात कि क्या राज्यसभा में जो बिल का मसौदा है आया था, वही मसौदा लोकसभा में लाया जाएगा, यानी राज्यसभा में जो पास हो चुका है बिल, अब सिर्फ लोकसभा में उसको पास कराया जाएगा। नंबर 2, या फिर नए सिरे से बिल लाया जाएगा और उसमें ओबीसी आरक्षण का प्रावधान किया जाएगा। नंबर 3, कि अगर ओबीसी आरक्षण का प्रावधान नहीं किया जाएगा तो क्या ओबीसी पार्टीज या भाजपा के अंदर के ही ओबीसी, यहां तक कि हमारे प्रधानमंत्री महोदय भी ओबीसी से आते हैं, क्या ये लोग उस बिल पर वोट देने के लिए, उस बिल का समर्थन करने के लिए तैयार होंगे? जो बवाल पहले चला है वो बवाल दोबारा नहीं चलेगा। और आखिरी बात कि क्या मोदी जी की ये एक चाल है, एक मास्टर स्ट्रोक है इंडिया गठबंधन में फूट डालने का? मुझे लगता है अगर ऐसा कुछ है, क्योंकि इंडिया गठबंधन में कांग्रेस है जो ये बिल लेके आई थी जिसमें ओबीसी का नहीं था, और उसके साथ तमाम ओबीसी पार्टीज, आरजेडी है, एसपी है और बाकी पार्टीज हैं जो ये मांग कर रही थी कि इसमें ओबीसी का आरक्षण होना चाहिए। तो सोच सकते हैं, मोदी जी सोचते रहते हैं, मोदी जी सोच सकते हैं कि इस बहाने इनके भीतर फूट पड़ जाएगी। कांग्रेस कहेगी जो बिल हम लेके आए थे वही लाइए, ये लोग कहेंगे उसमें ओबीसी को शामिल कीजिए, और फूट पड़ेगी। लेकिन राहुल गांधी जिस तरह से लगातार जातिगत जनगणना की मांग कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि अगर ऐसी नौबत आई तो कांग्रेस भी इन्हीं पार्टियों के साथ आवाज में आवाज मिलाकर ये कहेगी कि ओबीसी आरक्षण को इसमें शामिल कर लेना चाहिए। और कांग्रेस अगर ऐसा कहती है तो मोदी जी के सामने धर्म संकट हो जाएगा। या तो उनको ये बिल पास करना पड़ेगा जिसके बारे में ये कहा जाएगा कि ये बिल तो कांग्रेस लेके आई थी, और या तो फिर उनको ये आइडिया ड्रॉप कर देना पड़ेगा और फिर से ये कहा जाएगा कि मोदी जी केवल बातें करते हैं, जब बिल पास कराने की बात आई तो पीछे हट। क्या होता है देखते हैं और फिर उसके बाद इस पर फिर से बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत धन्यवाद।